ऑल राइट, 9 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर आपकी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बारे है, एक नेशनल बॉडी बारे है। कई बार ये आपको बॉडी के रिगार्डिंग ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कब ये बनी थी, इसका फंक्शन क्या था, ठीक है, कितने इसके रीजनल सेंटर हैं, इसका नेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये कोविड के चलते हुए, बिकॉज ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, इस कारण इसे याद रखना है। अगले साल तक खत्म भी हो जाएगा कोविड, तो उसके बाद देखो एक ना स्पेसिफिक पैटर्न है यूपीएससी का। जो सबसे गर्म मुद्दा होता है ना आपके न्यूज में, वो कभी उस साल पेपर में नहीं आता। इस साल कोविड था, नहीं आएगा। अगले साल जो भी मुद्दा होगा ना, जो हर बच्चा पढ़ रहा होगा, ठीक है, वो कभी नहीं पेपर में आता होता। जो थोड़े से लेस नोन इश्यूज लोगों की नजर से चले जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं पर लोगों की नजर से मिस होते हैं, वो वाली चीजें आती हैं। ठीक है, तो ऐसी बॉडीज अगले साल के प्रीलिम्स के लिए अब जाके इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, जब ये सारी चीजें खत्म हो रही होंगी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, तो इसका सबसे पहले ये जो कमीशन है, ये कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर, पहले इसका नाम होता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, बाद में चेंज कर दिया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। ऐसे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके भी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है उसके अंडर है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो अल्टीमेटली मिनिस्ट्री पड़ती है। जो मॉडर्न इंस्टीट्यूट है, जो मॉडर्न इंडिया में बनाया गया, ये एक्चुअली 1963 में बनाया गया। ठीक है, उस टाइम इसे मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से ही जाना जाता था, बिकॉज मलेरिया का ही ज्यादातर रिसर्च करते थे। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी, वैसे जो इसका काम है एपिडेमियोलॉजी, वो नीचे भी चल लिखा हुआ है, और कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर काम करना है। ये क्या है मैं अभी शॉर्टली बताता हूँ, अभी नीचे ये दोबारा से पॉइंट आएगा। इसका काम मतलब जो इससे पहले जो ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली जो बॉडी बनाई थी ना, वो कसौली आपके हिमाचल प्रदेश में बनाई थी 1909 में। ठीक है, सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो जो बनाया था, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। हमने उसके बाद मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाया 63 में, और जो अल्टीमेटली नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में तब्दील हो गया। ठीक है, ओवर द टाइम उसका नाम चेंज हो गया, पहले कुछ और हुआ फिर कुछ और हुआ। नाम कब कब चेंज हुए ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो इंडिपेंडेंस से पहले 1909 में कसौली हिमाचल प्रदेश में बन गया था। मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1963, इंडिपेंडेंस के बाद हमने सबसे पहले मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाया, जो धीरे धीरे इसमें तब्दील हुआ है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है दो चीजों के ऊपर रिसर्च करना, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, और कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर। एपिडेमियोलॉजी ऐसे वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करना जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। और कम्युनिकेबल डिसीजेस ऐसी बीमारियां जो किसी के कांटेक्ट में आने से फैलती हैं, जैसे कोविड हो गया। कोविड तभी फैलता है अगर तुम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आओगे, नहीं तो नहीं हो सकता तुम्हें कोविड। ठीक है, कोई सरफेस हो सकती है, ये कम्युनिकेबल है। दूसरी साइड पे ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हार्ट अटैक हो गया। ऐसा नहीं होता कि हार्ट अटैक किसी को है तुम उसके पास आओगे तुम्हें भी हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई काम नहीं होता। हार्ट अटैक जैसी चीजें, कैंसर जैसी चीजें, ये इंडिविजुअल नॉन कम्युनिकेबल है। डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कांटेक्ट में, जैसे सबसे बेसिक चीज जो जुकाम ही होता है, ठीक है, वो किसी के कांटेक्ट में अगर आप आए हो जिसे था, फिर आपको कोल्ड होगा। ठीक है, आपके अंदर क्योंकि वो वायरस एंटर कर जाता है जिसके कारण आपको कोल्ड एंड कफ होती है। तो ये सारा इस तरीके से काम करता है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस वो वाले डिजीजेस जो छूने से या कांटेक्ट में आने से फैलती हैं। नॉन कम्युनिकेबल वो होंगी जो छूने से नहीं फैलती। ठीक है, वो भी किसी ना किसी करंट अफेयर में आएगा, वो अलग बॉडी है उसकी जो सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे काम करती है। ठीक है, तो पूरे इंडिया में इनकी 8 ब्रांचेस हैं। कहाँ पे हैं ये तुम्हें शहरों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये नंबर याद रखना, 8 ब्रांच है इसकी। ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, और इसने कोलैबोरेशन की है आपके यूएसए के साथ
सेंटर फॉर इन्होंने मतलब ग्लोबल डिजीज डिटेक्शन रीजनल सेंटर बनाने के लिए आपके सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये जो लिखा है ये यूएसए का ऐसा ही डिपार्टमेंट यूएसए का है, मतलब जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है उनका यूएसए वालों का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है। उनके साथ पार्टनरशिप करके हमने पूरे रीजन का इंस्टीट्यूट ग्लोबल डिजीज डिटेक्शन रीजन सेंटर जो है वो भी दिल्ली में खोला हुआ है। रीजन का मतलब पूरे साउथ एशिया का। तो अमेरिका एक अमीर कंट्री है, देखो अमेरिका एक अमीर कंट्री है, अमेरिका ना ऐसी चीजें अफोर्ड कर सकती है। अमेरिका ने मतलब ये पार्टनरशिप हमारे साथ क्यों की और इसका अल्टीमेटली मकसद क्या है? अमेरिका अल्टीमेटली अपने आप को और अपने सिटीजन्स को सेफ रखना चाहता है। उसके लिए वो क्या करता है, दुनिया के जितने भी मेन कंट्रीज हैं जो रीजन्स पड़ जाते हैं वहां पे ऐसे सेंटर खोल देता है, वहां पे अपने कुछ लोग रखता है और वहां के लोकल जो अथॉरिटी उससे टाई अप करता है। उस कंट्री में कोई भी डिजीज आ रही है, फिर अमेरिका अपने मुताबिक जो थ्रेट लेवल अमेरिका को है उसे जल्दी से जल्दी परसीव कर लेता है कि क्या हमें भी कोई खतरा है, हमारे सिटीजन्स को भी खतरा है, क्या ये अमेरिका में आ सकती है बीमारी, उसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे एक रीजन में सेंटर है तुम्हें बहुत जल्दी खबर मिल जाएगी। चाइना के केस में अमेरिका से यही गलती हुई है, चाइना में इनका ये सेंटर ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ को वैसे तो एक्चुअली ये किसी देश का काम नहीं, डब्ल्यूएचओ का काम होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ अपने काम में फेल हुआ है यहाँ पे, तभी डब्ल्यूएचओ की इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है। तो ये पॉइंट्स भी यहीं पे लिखे हैं, यूएसए की फेडरल एजेंसी है, मतलब फेडरल का मतलब सेंटर की एजेंसी है उनकी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वहाँ पे अटलांटा जॉर्जिया में है, ठीक है। इसका यही काम है कि प्रिवेंट कंट्रोल और प्रिवेंट करना डिजीजेस को, डिसेबिलिटीज को यूएसए और इंटरनेशनली, ठीक है। इंटरनेशनली मतलब कोलैबोरेशन होगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया की कोई हेल्प नहीं करता, उसके बदले ही इंडिया को फंडिंग देगा, ठीक है। कोई साथ में मेडिसिन चाहिए या कोई सपोर्ट चाहिए वो भी प्रोवाइड हो जाती है, तो इंडिया को भी फायदा है उन्हें भी फायदा है, ठीक है। वो अपने सिटीजन्स को बचा पाते हैं, हमें फंडिंग मिल जाती है, सब मिल जाता है, तो हम अपना काम भी चला लेते हैं, तो दोनों काम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। तो एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी क्या है? ये बेसिकली आपकी बॉडी किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है और एक स्पेशल एरिया के लिए बनाई गई है, पूरे इंडिया पे ये कंट्रोल नहीं करती। ये सिर्फ जो आपका नेशनल कैपिटल रीजन है ना, दिल्ली और उसके आसपास का इलाका, उसे एनसीआर कहते हैं, उसके लिए ये बॉडी बनाई हुई है। क्या है ये जो सीजन होता है, मतलब ये करंट अफेयर भी क्यों बना है, अक्टूबर नवंबर आपको पता है इस टाइम पंजाब हरियाणा यूपी में स्टबल बर्निंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, खेतों में आग लगनी शुरू होती है, तो उसका पोल्यूशन भी दिल्ली में बहुत इकट्ठा होता है। उसके बाद अभी दिवाली आ जाएगी तो पटाखे चलाएंगे, उसका भी पोल्यूशन बहुत होता है। इस कारण ये जो बॉडी बनाई गई है ये दिल्ली को, ये जो इमरजेंसी का टाइम है, मतलब जब एयर पोल्यूशन बहुत ही खराब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है, उसमें दिल्ली मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दी गई है और इसे पावर्स दे दी गई हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर, ठीक है। इसका काम क्या है कि जब भी पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ने लगेगा, ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जैसे ग्रैप कहते हैं वो शहर में लागू करना शुरू करेगी। ग्रैप है क्या? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, नाम में ही इसका मतलब है। जब आंसर करना होता है ना, कई बार अगर नहीं भी आता होता उसे थोड़ा सा सोचोगे ना, नीचे ऑप्शंस को थोड़े बहुत लिंक अप कर पाओगे। ग्रेडेड रिस्पांस, ग्रेडेड रिस्पांस का मतलब है कि ग्रेड किया होगा, कि अलग अलग लेवल्स में बांटा होगा, ठीक है। स्कूल में कहते हैं ना कौन से ग्रेड में हो आप, कौन सी क्लास में आप, उसे ग्रेड भी कह सकते हैं, तो ऊपर को राइज करता है, तो वैसे ही ग्रेड होगा, ग्रेड के मुताबिक रिस्पांस। पोल्यूशन किस लेवल पे घूम रहा है, मॉडरेट है, क्रिटिकल है, ठीक है, अनब्रीदेबल हो गया है, कहाँ पे है, उस लेवल के मुताबिक रिस्पांस, क्या क्या चीजें अब बंद करते जाना है उसके मुताबिक रिस्पांस होगा, ठीक है। वो इसका काम है एनसीआर के इलाके में लागू करना। इसे सेंटर ने सारी की सारी पावर दी हुई है, जो सेंटर की सरकार के पास पावर है वो सारी इसके पास है। किसी भी ऑफिसर को ये कुछ भी
रिटर्न में डायरेक्शन दे सकती है कि ये चीज करो, ठीक है। अगर नहीं किया जाता तो मतलब लेट्स सपोज कोई इंडस्ट्री है या कुछ भी है जो पोल्यूशन तब भी करती रहती है, उसका बिजली पानी या बाकी सर्विसेज भी वो बंद कर सकती है, ठीक है। अगर इसकी और उसके बाद भी अगर कोई इसकी डायरेक्शन ना माने, ये क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकती है कोर्ट के आगे। क्रिमिनल चार्ज देखो, दो टाइप के केस होते हैं आपके कोर्ट में, सिविल और क्रिमिनल। सिविल केस हो गए जिसमें आपको फाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फाइन लगा, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, फाइन लगेगा उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। वो होते हैं सिविल केस जो पैसे में सॉर्ट आउट हो जाए आराम से। क्रिमिनल केस में पैसे से भी सॉर्ट आउट हो सकता है, पर इसमें जेल जाने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। नॉन कंपाउंडेबल लिखा होता है, कंपाउंडेबल का मतलब जो पैसे में सेटल हो सकता है, नॉन कंपाउंडेबल तो ये हमेशा सीरियस चार्जेस पे लगता है क्रिमिनल केस, ठीक है। तो ये ऐसी चीजों पे लगेगा। बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट देना बंद कर देती है जब किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं। सिविल केस होता है किसी के अगेंस्ट कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, क्रिमिनल बहुत जगह पे आपको डिस्क्वालीफाई करवाता है बहुत सारी चीजों से। ठीक है, तो ये सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। सुओ मोटो का क्या मतलब है? सुओ मोटो का मतलब होता है खुद ब खुद काम करना। किसी ने कंप्लेंट नहीं फाइल की, किसी ने बोला नहीं कि सर पोल्यूशन हो रहा है, सुओ मोटो होता है ऑटोमेटिकली खुद ही बॉडी काम करने लग जाती है, किसी की वेट नहीं की, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो किसी की वेट नहीं की, कुछ नहीं किया, बस अपने आप ही बॉडी काम करने लग गई है कि उन्हें उन्हें लगा, फील हुआ। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी पावर है, वो सुओ मोटो कोई भी केस शुरू करवा सकते हैं। अगर उन्हें लगता है समाज में ये केस शुरू होना चाहिए और शायद डरते मारे कोई आगे नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो सुओ मोटो अपने आप शुरू करवा देते हैं, ठीक है। ये पावर्स होती हैं आपकी ऐसे जुडिशियल बॉडीज जब बनाई जाती है, ठीक है। अब तो इसमें कितने मेंबर्स होंगे? 20 मेंबर होंगे। ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, अगर आपने कल न्यूज भी सुनी होगी, बथेरी जगह पे आ रहा था टीआरपी के ऊपर, ठीक है। तो ये टीआरपी होती क्या है, टीआरपी काम कैसे करती है, हम इसके बारे भी बथेरे चैनल्स पे भी सुना होगा, टीआरपी गिर रही है, टीआरपी सबसे ज्यादा है इस शो की। वो है क्या? टीआरपी अल्टीमेटली करती है, ये टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टारगेट रेटिंग पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन आपके जो स्टेट सर्विसेज है ना, उसमें आ सकते हैं कि टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है। पहले तो यही याद रखना है, टीआरपी का फुल फॉर्म है टारगेट रेटिंग पॉइंट। तो टीआरपी मेजर कैसे होती है? देखो, अगर आप कोई भी चैनल, कोई भी प्रोग्राम, जो भी आपका प्रोग्राम चल रहा है, लेट्स सपोज 30 मिनट का कोई भी प्रोग्राम है या कुछ भी है, अगर आपने 1 मिनट तक वो देखा है, मोर देन 1 मिनट, ठीक है, तो उसे आपको कंसिडर किया जाता है कि आप उसके व्यूअर हो, ठीक है। चाहे आप 1 मिनट बाद चैनल चेंज कर दो, पर अगर आपने 1 मिनट देखा है तो आपको एज अ व्यूअर काउंट किया जाता है टीआरपी में, ठीक है। तो व्यूअर कितने भी उम्र का हो सकता है, 2 साल का बच्चा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है। अब टीवी के आगे कौन बैठा है, टीवी को क्या पता, ठीक है। अगर उसने, पर वो 1 मिनट से ज्यादा, सॉरी 1 मिनट से ज्यादा वो चीज देखी है, तो वो टीआरपी में काउंट हो जाती है, उस शो की और उस पूरे चैनल की भी। और ये अल्टीमेटली काम किन के आता है? ये जो आपकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है ना, ये इनके काम आता है। हर चैनल के फिर इसके अकॉर्डिंग हर चैनल के और हर प्रोग्राम के एक्चुअली जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जितनी ज्यादा किसी की टीआरपी होगी ना, वो चैनल और वो शो उतने ज्यादा पैसे चार्ज करेगा उन्हें, ठीक है। जैसे कपिल शर्मा की एक टाइम पे बहुत हाई थी, तो वन ऑफ द हाईएस्ट बिडिंग होती थी, ठीक है। ओवर द टाइम गिर गई जब इनका ब्रेकअप, पूरे शो का क्रू का बिखर गई। तो ये सारी चीजों से फर्क पड़ता है। तो मेजर कौन करता है टीआरपी?
इसके लिए आपकी है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये बॉडी है, इसे तुम बार्क कह सकते हो शॉर्ट में। बार्क क्या करता है, ये बारोमीटर लगाता है आपके टीवीज के ऊपर। ऐसा भी नहीं सारे टीवीज के ऊपर लगाएगा, सिलेक्टेड हाउस होल्ड होते हैं। पूरे इंडिया में सिर्फ 44,000 हाउस होल्ड हैं जिनके घर पे बार्क ने ये स्पेशल हाउस होल्ड यूनिट लगाया हुआ है। और ये भी नहीं है कि ये फिक्स होते हैं, हर साल ये चेंज हो जाते हैं, टर्म पीरियड होता है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, स्टैगर्ड वे में चेंज होते हैं, तो हर साल किसी ना किसी का चेंज हो रहा है। एक टाइम पे मतलब 44,000 हाउस होल्ड कवर होते हैं। वो 44,000 हाउस होल्ड जो भी देख रहे हैं, जैसा भी प्रोग्राम देख रहे हैं, उसके मुताबिक टीआरपी डिसाइड होती है। बाकी सबके चैनल्स, तुम कौन से चैनल देखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 44,000 जो घर हैं पूरे इंडिया में, ये पूरे इंडिया की बात है, वो क्या देख रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा। तो एलिगेशन भी इसी चीज पे लगी है कि जो बेसिकली आपके न्यूज चैनल्स हैं या कुछ चैनल्स हैं, वो ये 44,000 हाउस होल्ड्स की जो लिस्ट होती है वैसे छुपा के रखनी होती है, बार्क के वहां से रिलीज नहीं होनी चाहिए। पर पता ही है, देखो इंडिया में करप्शन है, वो लिस्ट निकाल के क्या करते हैं, उन घर वालों को पैसे देते हैं कि तुमने इतने से इतने हमारा टीवी ऑन रखना है, तुमने चाहे तुम देखो या ना देखो, टीवी ऑन होना चाहिए। क्योंकि वो जो सिस्टम बार्क लगा के जाता है, वो सिर्फ ये डिटेक्ट करता है कि टीवी ऑन है या नहीं है, वो प्रोग्राम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अब ये वो करता कैसे है, देखो जो भी आपके, अब ये अनोखी टेक्नोलॉजी है, जो आपका टीवी लगा होता है ना, टीवी के अंदर जो आप सुन रहे हो, इंसान की सुनने की ना एक रेंज है। क्या रेंज है ह्यूमन ईयर की, कितने हर्ट से कितने हर्ट तक हम सुन सकते हैं? हाँ जी, 20 to 20,000 ये रेंज है, कंफर्म कर देता हूँ। यस सर, 20 to 20 किलोहर्ट्ज। हाँ हाँ बिल्कुल, 22 ह्यूमन ईयर जो 20 हर्ट से लिखना होता है, तो एक बार पहले कंफर्म कर देता हूँ ना, इंफॉर्मेशन आपके पास ना गलत जाए। लेकिन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस रेंज के बीच ही हमारा कान सुन सकता है, तो कोई भी आवाज होगी जो इससे कम होगी या इससे ऊपर होगी, वो हमें सुनाई नहीं देती। जो आपके टीवी से पर जो आवाज आती होती है ना, हर प्रोग्राम में ना एक स्पेशल ऑडियो वाटरमार्क डाला जाता है पीछे से टीवी के द्वारा, जो हम नहीं सुन सकते, पर ये जो बार्क ने मशीनें लगाई हैं, बारोमीटर है, ये सुन सकती हैं, ठीक है। इनका यही काम होता है, ये जो ऑडियो वाटरमार्क्स हैं, इन्हें कैच करना है। तो ये प्रोग्राम नहीं सुन रहे होते, ये बारोमीटर, ये वाटरमार्क सुन रहे होते हैं हर प्रोग्राम का, हर चैनल का पहले तो, फिर हर प्रोग्राम का अपना ऑडियो वाटरमार्क होता है। हमें सुनाई नहीं देता, हमारे लिए कोई शो चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, वो आमतौर पे ही दिखेगा। पीछे बिल्कुल अलग एक और भी तुम्हारे स्पीकर से आवाज आ रही होती है जो हमें नहीं सुनाई देती, वो इन मशीनों को सुनाई दे देती है, बारोमीटर वालों को, ठीक है। जो जिनके घर पे लगा हुआ है, मतलब उनके वहां डिटेक्ट होती है, आती हमारे टीवी से भी है, बस हमारे पास वो मीटर नहीं लगे हुए, तो कुछ कैच करने को नहीं है, ठीक है। ये जो वाटर मार्क है, ये लिखा हुआ है, ह्यूमन ईयर इसे नहीं सुन सकता, ठीक है। और पर वो जो मशीनें हैं, वो जो सॉफ्टवेयर है, वो आसानी से इसे कैच कर लेती हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हर साल चेंज किए जाते हैं, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले उन्हें लिस्ट आउट किया जाता है, फिर उन्हें पर्सनली उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, फिर कहीं जाके ये सब कुछ कंसिडर होता है कि उन्हें उनके घर पे मशीन लगनी है या नहीं लगनी। उसके बाद भी हर साल हाउस होल्ड चेंज होते हैं, और एक तरह से हर महीने चेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है 44,000 मशीनें अचानक ही उतार ली जाएंगी, कहीं और लगा दी जाएंगी। थोड़ी थोड़ी मशीनें अगले अगले महीने मूव की जाती हैं,
तो कोई भी जो नया चुना जाता है, मतलब करप्शन यहीं पे हुई है, उनकी लिस्ट लीक हो जाती है, उन्हें पैसे मिलने लग जाते हैं उसके। तो ये एलिगेशन आपके कल जो सारा टाइम न्यूज़ में फीचर हो रही थी, पिछले 2 दिनों से हो रही है एक्चुअली, वो यही हो रही है। तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है क्या? ये एक तरह से जॉइंट इंडस्ट्री बॉडी है। ये देखो, ये सरकारी बॉडी नहीं है, ये जॉइंट इंडस्ट्री की अपनी बॉडी है। इसका क्या मतलब है? इसमें सरकार का कहीं रोल नहीं है। इसमें जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके चैनल ओनर्स हैं वो हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, ठीक है, और मीडिया एजेंसीज हैं, यही इसके मेंबर हैं। इसमें सरकार, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो बेसिकली ये फिर बनाई क्यों गई है? तो एक तो देखो, जो आपके इंडिया में जितने भी चैनल्स हैं और उनके ऊपर कोई भी प्रोग्राम आ रहा है, कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो उनके ऊपर, ठीक है, कोई भी कंपटीशन के लिए कोई ऐसी चीज ना कर रहा हो जो वैसे बिजनेस को डैमेजिंग है, फिर वैसे से ना ये आपस में खुद ही कोड बनाते हैं और एक दूसरे के, मतलब सारे मिलके कोड बनाते हैं और वॉलंटरली ऑप्ट कर लेते हैं कि हम ये, जैसे कि जो आपके वैसे तो शराब और टबैको आपके सरकार ने बैन की हुई है, पर आगे ये भी वॉलंटरली ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो ये नहीं दिखाते, ठीक है। तो खुद ब खुद इन्होंने एक एथिकल कोड अपने लिए बना लिया है। उसके बाद कैसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उसके बाद कोई कंप्लेंट आती है किसी शो बारे, किसी चैनल बारे, वो भी ये बॉडी खुद ही डिसाइड कर लेती है उसे क्या पनिशमेंट देनी है। तो अपने आप सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं आपकी मीडिया अपने आप को, मतलब अगर ये कंट्रोल से बाहर होती है ऑब्वियसली सरकार दखल देगी, पर ये हमेशा एक अच्छा स्टेप माना जाता है कि एक इंडस्ट्री अपने आप को खुद चलाने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है, सरकार को छोटी छोटी चीजों के लिए आगे टोकना नहीं पड़ रहा है इन्हें। तो अब इनके सिस्टम में कमी है कि हाउस होल्ड की जो लिस्ट लीक हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अब इस लिस्ट से ही धीरे धीरे ये इम्प्रूव भी करेंगे आगे। फिर आपका एक पेपर में क्वेश्चन आते होते हैं, इस साल नहीं आया प्रीलिम्स में, पर उससे पहले बहुत साल लगातार आते रहे हैं, अगले साल फिर आ सकता है, तो हमें तो हर पैटर्न के लिए तैयार रहना है। आपकी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो कौन सी रिपोर्ट का आपको नाम और किसने रिलीज किया ये याद रखना होता है। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जो है, ये आपके वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है, ठीक है। उसके बाद आपके स्टेट सर्विसेज में जो क्वेश्चन आया होता है, ये स्टेट सर्विसेज के लिए है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वो है नोबेल लिटरेचर प्राइज किसे मिला है। पीसीएस जैसे पेपरों में, एचएस वाले पेपरों में बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनका पेपर देते हुए तुम्हें ये सारे फैक्ट याद करने पड़ते हैं। अमेरिकन पोएट जो है आपका लुइस ग्लक, ये भी वुमेन है, इन्हें मिला है, ठीक है। ये अनोखा अवार्ड क्यों है? क्योंकि ये देखो, आज तक जो जितने भी तुम्हारे लिटरेचर के अवार्ड वैसे जो मिलता है ना हर साल नोबेल प्राइज का, वो ऐसे लोगों को मिलता है जो कोई वॉर स्टोरी कवर कर रहा है, कोई बहुत ही पेनफुल स्टोरी किसी की रियलिटीज के ऊपर, ठीक है, मतलब है ये भी अच्छा लिखती हैं, पर ये ऐसे वॉर और इन सारी चीजों के ऊपर या किसी रिफ्यूजी के ऊपर, ऐसे आज तक हमेशा ऐसे से नोबेल प्राइज मिले हैं, ठीक है। किसी के साथ मतलब कोई हॉलोकास्ट किसी ने सरवाइव किया था जब हिटलर ने सारे जूस को मारना शुरू किया था, वैसे चीजों के ऊपर नोबेल प्राइज मिले। ये चाइल्डहुड से रिलेटेड और फैमिली लाइफ से रिलेटेड कहानियां लिखती हैं, वो भी मिथ के ऊपर बनी हुई, ठीक है, कि जो आज तक मतलब काल्पनिक कहानियां हैं ये। तो इस कारण ये थोड़ी अनोखी हैं, पर ऐसा नहीं है, इन्हें बहुत सारे और भी अवार्ड मिले हुए हैं, जैसे पुलित्जर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी राइटर के लिए, उन्हें 1993 में मिला हुआ है, ठीक है, और द वाइल्ड आयरिस केरेगा उसके ऊपर, और भी इनकी कलेक्शन नीचे लिखी हुई है। ये आपको पेपर में पूछी जा सकती है। द ट्रायम्फ ऑफ एचलेस ये किसकी किताब है, उसका आंसर लुइस ग्लक होगा, ठीक है। इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाते हैं, स्टेट सर्विसेज में आएंगे स्पेसिफिकली, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर में कोई भी डाउट?
नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।